हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंधन के मूल तत्व चैप्टर वित्तीय नियोजन एवं पूंजीकरण टॉपिक वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में विनियोग हेतु धन की आवश्यकता होती है, इसलिए संस्था की पूंजी आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाना आवश्यक होता है। पूंजी आवश्यकताओं का सही अनुमान उचित पूंजीकरण के लिए तथा अति एवं अल्प पूंजीकरण समस्याओं को टालने के लिए ही आवश्यक है। व्यवसाय का संचालन इन कोषों के लिए इन कोषों का चालू संपत्तियों की श्रेणी में आता है। व्यवसाय का संचालन इन कोषों का विभिन्न संपत्तियों में विनियोग करके किया जाता है। सामान्यतः ऐसी संपत्तियां तीन प्रकार की संपत्तियां होती हैं। एक है स्थायी संपत्तियां, दूसरा चालू संपत्तियां, तीसरा अमूर्त संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, फर्नीचर एवं फिटिंग आदि का क्रय करने के लिए वित्त की अधिक आवश्यकता होती है। इन संपत्तियों में विनियोग की जाने वाली राशि स्थायी पूंजी कहलाती है। स्थायी संपत्तियों के लिए वित्त की आवश्यकता केवल व्यवसाय स्थापना के समय ही नहीं होती, बल्कि बाद में विस्तार कार्यक्रमों, विस्तार परियोजनाओं, उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। स्थायी संपत्तियों में विनियोग की धनराशि अनेक तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे व्यवसाय का स्वरूप एवं प्रकृति, संस्था का आकार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकृति, स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था। प्रबंधकों का इस बारे में दृष्टिकोण आदि। एक नई संस्था में स्थायी संपत्तियों में भारी विनियोग को कम करने के लिए यदि संभव हो तो संपत्तियों को किराए पर ले लिया जा सकता है अथवा पुरानी संपत्ति का क्रय किया जा सकता है। स्थायी पूंजी की राशि का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम स्थायी संपत्तियों की सूची तैयार करनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक स्थायी संपत्ति की अनुमानित लागत ज्ञात करने के लिए एवं इन संपत्तियों की आपूर्ति के स्रोत का पता लगाना चाहिए। यदि कुछ संपत्तियों का आयात किया जाता हो तो उनकी लागत को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करना चाहिए। इन व्यक्तिगत संपत्तियों की अनुमति लागत को जोड़कर आवश्यक स्थायी पूंजी की अनुमानित राशि का निर्धारण किया जा सकता है। इसमें से किसी संपत्ति की लागत में क्रय से पूर्व होने वाली वृद्धि के लिए एक सुरक्षा उपांत इस राशि में ही जोड़ देना चाहिए। चालू संपत्तियों की आवश्यकता व्यवसाय की उत्पादन एवं वितरण क्रियाओं को जारी रखने, दायित्वों का भुगतान करने, अल्पकालीन लेनदारों के संरक्षण के लिए होती है। इन संपत्तियों जैसे सामग्री एवं निर्मित माल का संबंध, देनदार, प्राप्त विपत्र, रोकड़, बैंक शेष आदि में धन का विनियोग परिचालन क्रियाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। स्कंद लेनदार, प्राप्त विपत्र, रोकड़, बैंक शेष आदि में हम धन का विनियोग परिचालन क्रियाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसीलिए इसे कार्यशील पूंजी भी कहते हैं। चालू संपत्तियों की मात्रा विभिन्न उद्योगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। किसी व्यवसाय में चालू संपत्तियों के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी, इसका सही निर्धारण व्यवसाय की प्रकृति, उसका आकार, उत्पादन की प्रक्रिया और लगने वाले समय तथा लागत, क्रय विक्रय की शर्तें, प्रबंध की नीतियाँ आदि घटकों पर निर्भर करती है।
व्यवसाय की कुल चालू संपत्तियों में विनियोजित राशि आंशिक रूप से अस्थायी स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है, किंतु इसका एक बड़ा हिस्सा अंशों एवं दीर्घकालीन बॉन्ड्स की बिक्री से स्थायी रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए। चालू संपत्तियों के लिए स्थायी एवं वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण उत्पादन स्तर तथा परिचालन क्रम में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। उसके बाद आता है नंबर 3 पे अमूर्त परिसंपत्तियाँ, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे परिवर्तन व्यय, संगठन व्यय, वित्त प्राप्ति संबंधी व्यय, अमूर्त संपत्तियों की लागत, व्यवसाय विकास की लागत और डिस्काउंट, लॉस, ये अमूर्त संपत्तियाँ होती हैं। अमूर्त संपत्तियाँ परिवर्तन व्यय, संगठन व्यय, वित्त प्राप्ति संबंधी व्यय, अमूर्त संपत्तियों की लागत और व्यवसाय विकास की लागत। तो यहाँ पर परिवर्तन व्यय व्यवसाय प्रारंभ करने के विचार की उत्पत्ति के समय से लेकर कंपनी का निर्माण होने तक के समस्त व्यय प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जो इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। नंबर 2 है संगठन व्यय। कंपनी को वैधानिक रूप के संबंध में किए गए समस्त व्यय संगठन व्यय कहलाते हैं। इनमें प्रकृति के परिवर्तन व्यय व्यवसाय प्रारंभ करने के विचार की उत्पत्ति के समय से लेकर कंपनी का निर्माण होने तक के समस्त व्यय परिवर्तन व्यय कहलाते हैं। इनमें व्यावसायिक प्रस्ताव की वाणिज्यिक संभावनाओं की खोजबीन के संबंध में किए गए व्यय, व्यावसायिक तत्वों के एकत्रीकरण, प्रवर्तकों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति एवं की राशि, प्रवर्तन हेतु विभिन्न विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए दिए गए शुल्क आदि शामिल होते हैं। नंबर 2 आता है संगठन व्यय। कंपनी को वैधानिक रूप देने के संबंध में किए गए समस्त संगठन व्यय कहलाते हैं। इसमें कंपनी के सम्मिलित किए जाने वाले अनेक प्रलेख, पार्षद अंतर्नियम तैयार करवाने एवं उनके प्रकाशन वे विभिन्न प्रलेखों के प्रस्तुत करने तथा उनको फाइल करने के लिए दी गई फीस आदि सम्मिलित होती है। वित्त प्राप्ति संबंधी व्यय। एक कंपनी को जनता से कोषों की प्राप्ति के लिए व्यय करने पड़ते हैं, जिन्हें वित्तीय व्यय कहा जाता है। इन व्ययों में विज्ञापन, प्रविवरण एवं उत्पादनों की छपाई, पूंजी प्राप्त करने हेतु अभियोगोपन को दिया गया कमीशन, दलाली, बैंकर्स का शुल्क भुगतान सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद आता है नंबर 4 पे अमूर्त संपत्ति जिनकी लागत नहीं होती है, जैसे ख्याति, पेटेंट, लाइसेंस, कॉपीराइट। अमूर्त संपत्तियों के संबंध में किए गए व्यय हैं। इस संपत्तियों की किसी राशि का मूल्यांकन किया जाना अन्य संस्था में अति पूंजीकरण की स्थिति को हो सकती है। नंबर 5 है व्यवसाय विकास की लागत। सामान्यतः एक बृहत व्यवसाय या कंपनी लाभ कमाने की स्थिति में आने से कुछ समय लेती है। ऐसी लागतों को बचाने के लिए तो कंपनी की पूंजी आवश्यकताओं का अनुमान लगाते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक था आज का। वेरी थैंक यू।